मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक रहेगा हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। और हाइड्रोग्राफ की देखिए यदि बात करी जाए तो हाइड्रोग्राफ एक वो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जो एक हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से एक ज्योग्राफर के लिए मानचित्र का महत्व होता है, उसी प्रकार से एक हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए हाइड्रोग्राफ का बहुत अधिक महत्व होता है। कारण ये है कि जैसे कि हम हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि हाइड्रोलॉजी वह विज्ञान है जो विज्ञान पानी से संबंधित अध्ययन करता है। यानी अगर यह बात करी जाए कि हाइड्रोलॉजी इज ए साइंस दैट डील्स विद द अकरेंस ऑफ वाटर, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड द ओरिजिन ऑफ वाटर। यानी पानी जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे वो पानी जो है अपनी तीन अवस्थाओं में तरल, ठोस और गैसीय अवस्थाओं में एक साइक्लिक फॉर्म में सर्कुलेट होता रहता है। वो पानी जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर सागरों, महासागरों, झीलों, नदियों के रूप में जो है संचित है, वो पानी वायुमंडल का हिस्सा बन जाता है। वायुमंडल का हिस्सा बनने के बाद वो लिक्विड स्टेट में बारिश के रूप में ज़मीन पे गिरता है। ज़मीन पे गिरने वाला वो पानी पेड़ पौधों के द्वारा सोख लिया जाता है, ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ पानी नदियों के रूप में बहते हुए समुद्र की तरफ अग्रसर होता है और वापस उसी साइकिल का जो है हिस्सा बन जाता है जो वाष्पीकरण से जिसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो नदियों में प्रवाहित होने वाला पानी है। क्योंकि यदि आप जो है एक बार थोड़ा सा अपना ध्यान हाइड्रोलॉजिकल बजट की तरफ लेकर जाएं तो उसमें हमने पाया था कि समुद्र के सतह से या महासागरों की सतह से जितनी मात्रा में पानी का वाष्पीकरण होता है उतनी मात्रा में वहीं पे वर्षण नहीं होता है और कुछ पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होके वो लैंड सरफेस का हिस्सा बनता है और वहाँ पर बारिश के रूप में गिरता है। और जितना डेफिसिट, जितनी कमी जो है या जितना अंतर बरसात और वाष्पीकरण के मध्य आया था महासागरों में, उसको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी के धरातल से जो हमारा लैंड सरफेस है उस लैंड सरफेस से वो नदियों के रूप में प्रवाहित होते हुए अग्रसर होता है और वापस जाके समुद्र से में जो पानी कम बरसा था उसको रन ऑफ के रूप में बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बनती है वो बनती है कि नदियों में कितनी मात्रा में पानी जो है वो प्रवाहित होता है, किस समय कितनी मात्रा में पानी पाया जाता है। क्योंकि हाइड्रोलॉजी केवल और केवल जो है अध्ययन नहीं करती है पानी का, बल्कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करी जा सकती है और किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध है, ये अध्ययन भी हाइड्रोलॉजी में किए जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें टूल बनता है वो टूल बनता है हाइड्रोग्राफ। और हाइड्रोग्राफ की यदि परिभाषा को देखिए हम देखें तो ये रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज वर्सेस टाइम पास्ट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए रिवर चैनल। यानी एक नदी का जो चैनल है उस नदी के चैनल में एक समय अवधि में कितनी मात्रा में पानी जो है वो प्रवाहित होता है, इसका एक रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोग्राफ होता है। और बहुत साधारण शब्दों में देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो हाइड्रोग्राफ एक तरीके से यदि बात करी जाए तो ये लाइन ग्राफ है। जिस प्रकार से एक लाइन ग्राफ की हम रचना करते हैं और उस रचना में हम एक एक्स एक्सिस को लेते हैं, एक वाई एक्सिस को लेते हैं, तो इस हाइड्रोग्राफ में ये जो लाइन ग्राफ की यदि बात करी जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होता है, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्चार्ज होता है और एक पर्टिकुलर समय में, एक विशेष समय अवधि में उस नदी में जितनी मात्रा में पानी आया था उन दोनों का, यानी टाइम हम एक्स एक्सिस से लेते हैं और डिस्चार्ज वाई एक्सिस से लेते हैं, दोनों का जहां पर मिलन होता है एक पॉइंट बन जाता है। और ऐसे अनेकों अनेक पॉइंट को मिलाते हुए एक ग्राफ जो ड्रॉ होता है, ऐसे ग्राफ को हम हाइड्रोग्राफ का नाम देते हैं। और इस हाइड्रोग्राफ में जो डिस्चार्ज होता है, जो पानी की मात्रा का प्रदर्शन किया जाता है, वो किया जाता है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक भी इस यूनिट को कह देते हैं, या क्यूबिक फीट पर सेकंड में इसका जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। और मेनली ये होता क्या है, ये टोटल रेस्पॉन्स होता है आउटपुट ऑफ ए वाटर सेड बिगिनिंग विद प्रिसिपिटेशन। जब भी बारिश की शुरुआत होती है तो बारिश के शुरुआत के साथ वो जो वाटर बेसिन है, वो जो वाटर शेड है, उस वाटर शेड से कितनी मात्रा में पानी जो है
वो प्रवाहित होते हुए उस नदी के बहते हुए जल का हिस्सा बनता है, उसका एक प्रदर्शक जो है वो हाइड्रोग्राफ होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि यदि ये उस वाटर बेसिन से फ्लो करता है तो उस वाटर बेसिन की बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो भी इस हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करती होंगी, जिसके बारे में हम कुछ समय के बाद बात करेंगे। और इसमें यदि देखिए बात करी जाए तो ये 3 फेजेस को दर्शाता है। पहला, सरफेस वाटर का जो फ्लो है। सरफेस वाटर फ्लो की बात करी जाए तो जब बारिश ज़मीन पे गिरती है और मिट्टी में जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद जब मिट्टी सेचुरेट हो जाती है, सेचुरेट होने के बाद सीड फ्लो के रूप में, चैनल के रूप में बहते हुए वो जो पानी बहता है वो सरफेस वाटर फ्लो कहलाता है। सब सरफेस फ्लो की यदि हम जो है यहाँ पर बात करें और बेस फ्लो की जो है वो बात करी जाए तो वही पानी जो इन्फिल्ट्रेट हुआ था कुछ मात्रा में प्रकोलेट कर जाता है, ज़मीन के नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है और वो जो ग्राउंड वाटर है उस वाटर को हम सब सरफेस वाटर का नाम देते हैं। और तीसरा, यदि बात करी जाए बेस फ्लो की, तो कई सारी जगह ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो ग्राउंड वाटर है वो भी जो है एक्सपेल आउट होता है, वो बाहर निकलता है और नदी के बहते हुए पानी का भी हिस्सा बन जाता है। यदि जो आउटलेट है ग्राउंड वाटर का, उसका जो हाइट है, यदि वो नदी के पानी की हाइट से ज़्यादा होती है तो ऐसी अवस्था में वो पानी वहाँ से बहते हुए नदी का जल का हिस्सा बनता है। जैसा स्प्रिंग्स के रूप में बहुत बार हम जो है वो देखते हैं कि स्प्रिंग एक एरिया में, आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं, बहुत सारे जो झरने हैं वो आपको मिलते हैं। और ये जो झरने हैं, वाटरफॉल नहीं, स्प्रिंग की बात हो रही है, तो ये जो स्प्रिंग है, इन स्प्रिंग से निकलने वाला पानी बेसिकली ग्राउंड वाटर है और वही बेस फ्लो के रूप में जो है वो इन नदियों के जल में शामिल हो जाता है। तो इन 3 चीज़ों का जो प्रदर्शक होता है वो हमारा हाइड्रोग्राफ होता है। और ये टोटल जो वाटर शेड का है, एक पीरियड ऑफ टाइम में उसके जो आउटफ्लो है उसको प्रदर्शित करता है। और इस डायग्राम में देखिए, यदि आप देखें तो ये डायग्राम एक हाइड्रोग्राफ को प्रदर्शित करता है। आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पर आवर्स में टाइम को डिस्प्ले किया गया है और वाई एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो डिस्चार्ज दिखाया गया है। ये क्यूमिक्स में है, यानी क्यूबिक मीटर में है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना डिस्चार्ज उस नदी में एक समय अवधि में रिकॉर्ड किया गया था उसको प्रदर्शित करते हुए ये पूरा का पूरा जो हाइड्रोग्राफ आप देख पा रहे हैं, इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, इसको 1 से लेके 6 तक भागों में बांटा गया है। पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2, 2 से यहाँ 3, 3 से फिर ये 4, 4 से 5 और 5 से 6। ये जो 1 से लेकर 2 तक का जो इसका एरिया है, ये असल में प्रदर्शक होता है रियल जो ग्राउंड जो फ्लो होता है नदी का। यानी कोई भी नदी यदि वो 12 मासी नदी है, वो यदि पेरेनियल रिवर है, तो उस पेरेनियल रिवर 2 कंडीशन में डेवलप हो सकती हैं। पहला, उसका जो सोर्स है, उसका जो ओरिजिन है वो किसी स्प्रिंग से हो, जो स्प्रिंग भी पेरेनियल होनी चाहिए। और या फिर कोई ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो उस मेल्टिंग ग्लेशियर का पानी यदि प्रवाहित होते हुए उस नदी में बहता है तो ऐसी स्थिति में वो नदी 12 मासी नदी जो है वो कहलाती है। और 12 मासी नदी जो है होती है, उसमें जब बारिश का सीजन नहीं होता है तो उसमें जो पानी प्रवाहित होता है वो असल में ग्राउंड वाटर का आउटफ्लो और उसके साथ साथ जो स्नो मेल्ट वाटर होता है वो होता है जो सही मायने में उस नदी में का पानी होता है। और 1 से लेकर 2 तक की ये जो अवस्था होती है ये उस बेस फ्लो को रिप्रेजेंट करती है जो अभी हमने पहली स्लाइड के ऊपर देखा था। लेकिन जब उस वाटर बेसिन में, उस वाटर शेड में, उस अक्षेत्र में, जिस अक्षेत्र से वो नदी पानी प्राप्त करती है, उस अक्षेत्र में यदि बरसात शुरू हो जाती है तो बारिश शुरू होने के बाद नदी के पानी की मात्रा में वृद्धि होना शुरू होती है और उस वृद्धि को प्रदर्शित करता है ये वाला हिस्सा जो 2 से 3 तक का होता है। 2 नंबर पॉइंट असल में वो पॉइंट है जब नदी में जो सरफेस रन ऑफ है, यानी बारिश का पानी जो ज़मीन के ऊपर बहते हुए नदी में शामिल हुआ है, जब वो शामिल हो जाता है नदी के पानी में वृद्धि होती है। और ये 2 नंबर पॉइंट उसी पॉइंट को प्रदर्शित करता है जिस समय वो रन ऑफ जो है, बारिश का पानी इस नदी में शामिल हुआ था। और 3 तक जो है
यानी 3 नंबर पॉइंट वो अवस्था है जब पूरा का पूरा जो वाटर बेसिन है वो एक साथ रन ऑफ को यील्ड करता है और पूरा का पूरा जो रन ऑफ है वो रन ऑफ उस मेजरिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है जिस मेजरिंग पॉइंट के डेटा के आधार पर हमने इस हाइड्रोग्राफ को तैयार किया था। तो ये 3 नंबर वो पॉइंट होता है और यदि बारिश की मात्रा में वृद्धि ना हो तो 3 नंबर पॉइंट असल में वो पॉइंट होता है जितनी मात्रा में पानी जो है वो उस वाटर बेसिन से यील्ड हो सकता है। और फिर 3 से 4 के बीच की देखिए इसकी बात करी जाए तो ये अक्षेत्र को हम क्रेस्ट का नाम देते हैं। ये असल में पीक डिस्चार्ज और उस डिस्चार्ज के रिट्रीट के बीच की अवस्था होती है। और ये जो पी आपको दिखाया गया है ये पी वो अवस्था है जो मैक्सिमम पानी उस वाटर शेड के द्वारा यील्ड किया गया है। और 3 नंबर जो है वो एक साथ उस यील्ड को दर्शाता है, यानी वहाँ पर अब पूरा पानी आना शुरू हो गया था। और 4 नंबर जब बारिश बंद हो जाती है तो वहाँ पर जब बारिश बंद होने के बाद पानी नदी के में पानी की मात्रा में कमी आना शुरू होती है तो वो 4 नंबर पॉइंट जो है इसको प्रदर्शित करता है। और 4 से 5 के बीच की अवस्था होती है जब वो बारिश का पानी वो जो रन ऑफ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और 5 नंबर पॉइंट वो पॉइंट होता है जब नदी में केवल और केवल जो उसका बेस फ्लो है वो रह जाता है और जो रन ऑफ था वो अब नदी के पानी का हिस्सा नहीं होता है। और 5 से 6 के बीच की अवस्था ये उसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है हाइड्रोग्राफ या वो नदी जब उस नदी में बारिश का कोई भी पानी जो है वो जो रन ऑफ था उसका कोई भी जो अंश है वो उपलब्ध नहीं है। तो 5 से 6 के बीच की ये उस अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो 2 से 3 के बीच की ये जो अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर अब कर्व जो है हमारी राइज कर रही है तो इसको हम राइजिंग लिम्ब का नाम देते हैं। 3 से 4 हमारा पीक स्टेज होती है इसलिए इसको पीक या क्रेस्ट का नाम दिया जाता है। 4 से 5 में क्योंकि वाटर रिट्रीट कर रहा होता है तो रिसेशन होता है, यानी अब उसमें कमी आना शुरू हो गई है तो इसको हम रिसेशन लिम्ब का जो है वो नाम देते हैं। और 1 से 2 और 5 से 6 जो पॉइंट होते हैं ये पॉइंट हमारे बेस फ्लो का जो बेस फ्लो जो होता है नदी में उसका प्रदर्शक होते हैं। देखिए राइजिंग लिम्ब की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो 2 से 3 पॉइंट के बीच का ये अवस्था होती है, हम बात कर चुके हैं। और जो स्टॉर्म है और बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। यदि बेसिन का आकार छोटा है या जो स्टॉर्म आया था जो बारिश हुई थी उसमें मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो हैवी रेनफॉल है, टोरेंशियल रेनफॉल है, रेन स्टॉर्म है, तो जो राइजिंग लिम्ब है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। यदि बारिश जो है वो हल्की होती है, ड्रिजल्स हैं और लंबे समय तक होती है तो ये राइजिंग लिम्ब जो है वो बहुत स्मूथ जो स्लोप होता है उस जेंटलर स्लोप के साथ साथ जो है ये ऊपर की तरफ जाता है। और यदि सारा का सारी जो बरसात है वो हमारे मेजरिंग पॉइंट स्टेशन के पास हो रही है तो उस अवस्था में ये जो पीक होती है ये पीक कुछ इस प्रकार से जो है वो राइज करती है। इसकी शेप की बात करी जाए तो कॉनकेव शेप इसकी सामान्य तौर पर पाई जाती है और ये फ्लड की स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और धीरे धीरे ये पीक जो है वो मैक्सिमम जब जैसा हम बात कर चुके हैं कि जब पूरा का पूरा हमारा वाटर बेसिन जो है वो वाटर यील्ड करना शुरू कर देता है तो उस अवस्था को जो है हमारा ये राइजिंग लिम्ब रिप्रेजेंट करता है। दूसरी अवस्था की बात करी जाए पीक या क्रेस्ट सेगमेंट की तो ये 3 नंबर से 4 नंबर पॉइंट के बीच की अवस्था होती है और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है राइजिंग और फॉलिंग लिम्ब का। यानी अब जब वो ऊपर उठते उठते अपनी पीक के ऊपर पहुंचता है और पानी कम होते होते जब अपनी पीक अवस्था को कम हो जाता है, यानी पूरे वाटर शेड का जो बेसिन था उसका पानी जब कम होना और पूरा एक साथ यील्ड होना शुरू हो जाता है तो ये 3 से 4 के बीच की वो अवस्था होती है। और हाइड्रोग्राफ अपनी पीक पे पहुंचता है जब बेसिन एक साथ पूरा का पूरा पानी जो है वो यील्ड करना शुरू कर देता है। और हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन होती है एरिया डेप्थ की रन ऑफ की जब वो आउटलेट के ऊपर रिसीव हो जाता है, यानी हमारा एक अगर ये मान के चलें कि ये हमारा एक वाटर बेसिन है और यहाँ पर हमारा जो है वो मेजरिंग पॉइंट है और ये हमारी रिवर है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जब एक साथ पानी इसका जो यील्ड हो रहा है, यानी यहाँ पर जो बारिश की बूंदें गिरी थी
जब उसका पानी भी बहते बहते इस मेजरिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है और पूरा वाटर बेसिन एक साथ वाटर यील्ड करता है, तो वो हमारी पीक कर्व को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। और ये टाइम भी बताता है कि किस समय पर जो है वो पूरे वाटर बेसिन ने जो है वो एक साथ पानी का जो है मैक्सिमम यील्ड को प्रेजेंट किया था। मैक्सिमम यील्ड जो है वो किस समय पर रिसीव हुई थी। और इस पीक की जो शार्पनेस होती है वो रेनफॉल के और जो कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। यदि बारिश जो है वो लंबी समय अवधि तक चलती रहे तो ये पीक जो है ईपर से कुछ इस प्रकार से डेवलप हो जाती है। यदि बारिश जो है उसी समय पर बंद हो जाए जिस समय मैक्सिमम जो वाटर है वो बेसिन ने यील्ड किया था, तो ये पीक कुछ इस प्रकार से जो है वो निर्मित होती है। और बेसिन जो है यदि मान लीजिए वहाँ पर जो वेजिटेशन है उसका कंटेंट ज़्यादा है, तो वेजिटेशन में क्योंकि इंटरसेप्टेड रेनफॉल भी होती है और वो पानी लंबे समय तक जो है रन ऑफ के रूप में उस नदी में शामिल होता रहता है, तो एक स्मूथ कर्व जो है उस अवस्था में डेवलप हो जाती है। तो इन कुछ विशेषताओं के ऊपर जो है हमारी जो क्रेस्ट है वो डिपेंड करती है। और फिर यदि हम रिसेशन लिम्ब की बात करी जाए तो 4 नंबर से 5 नंबर पॉइंट के बीच का क्षेत्र है। 4 नंबर वो पॉइंट है जहाँ पर रिट्रीवल जो है वो शुरू हो जाता है और 5 नंबर वो पॉइंट होता है जब रन ऑफ जो है वो पूरे तरीके से विलुप्त हो जाता है। यानी अब नदी में ये जो पानी है 5 नंबर पॉइंट उस अवस्था को दर्शाता है जो केवल और केवल जो ग्राउंड वाटर है जो बेस फ्लो के रूप में वहाँ पर शामिल होता है उस चैनल में नदी में, तो केवल उसका जो फ्लो है वो हमें यहाँ पर जो है ये प्रदर्शित किया जाता है। और इस समय तक जो स्टॉर्म का जो यील्ड था, जो कंट्रीब्यूशन था, वो पूरी तरह से एब्सेंट हो जाता है। और ये जो कर्व होती है जो रिसेशन लिम्ब है, ये रिसेशन लिम्ब मान लीजिए केवल और केवल जो है सारा का सारा जैसे बात करी गई है कि आउटलेट के नज़दीक जो है यदि स्टॉर्म कंसंट्रेट होता है तो ये जो रिसेशन लिम्ब होती है ये बहुत छोटी होती है, कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगी। और अगर ये बहुत पीछे से रिसेशन हो रहा है तो बहुत स्मूथ जो है कुछ इस प्रकार से भी इस कर्व का जो है वो निर्माण हो सकता है। और स्लोप की यदि इस कर्व की बात करी जाए तो ये विड्रॉल के रेट को दर्शाता है कि पानी जो है वो कितना तेज़ी से रिसीड किया है, कितना तेज़ी से रिसेस हुआ है, कितना तेज़ी से जो रन ऑफ था वो कम होना शुरू हुआ है, ये उसको दर्शाता है। और ऑब्वियस सी बात है ये भी जो रेनफॉल है और जो कैचमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर जो है निर्भर करता है। यदि हमारा वाटर बेसिन में वेजिटेशन का कंटेंट ज़्यादा है और बड़ा वाटर बेसिन है तो हमारी जो रिसेशन लिम्ब होती है वो बहुत स्मूथ कर्व जो है उसको विकसित करता है। यदि हमारा बेसिन का साइज छोटा है और सारा का सारा डिफॉरेस्टेड एरिया है तो उस अवस्था में जो रिसेशन लिम्ब की जो स्लोप होती है वो काफ़ी स्टीप स्लोप जो है उस अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए यदि आप इन डायग्राम से चीज़ को देखें तो साइज ऑफ बेसिन दिखाया गया है कि यदि स्मॉल बेसिन होता है तो ये जो हाइड्रोग्राफ है ये कुछ इस प्रकार से निर्मित होता है। और अगर लार्जर बेसिन है तो लार्जर बेसिन है तो पीछे का जो एरिया की देखिए जैसे मैंने बात करी थी, दोबारा से उसी डायग्राम को यदि हम एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर लें तो इस जगह पे बरसने वाला पानी जो यहाँ चैनल में शामिल हुआ था उसको यहाँ तक आने में समय लगता है और जब यहाँ पर पानी बरसना बंद हो जाता है तो भी पानी लगातार जो है इस आउटलेट की तरफ प्रवाहित होता रहता है। और परिणाम स्वरूप ये जो ग्रीन कलर में दिखाई गई है यदि बेसिन का जो साइज है वो बड़ा होता है तो ये कर्व जो है स्मूथ कर्व डेवलप होती है। और दूसरी तरफ यदि बेयर बेसिन होता है तो यहाँ पर दिखाया गया है जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है, एकदम से पानी जो है वो यील्ड होता है और एकदम से ही जो है वो पानी रिट्रीव भी कर जाता है, रिसेस भी कर जाता है। लेकिन यदि फॉरेस्टेड एरिया है तो ये कर्व जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है बहुत स्मूथ कर्व डेवलप होती है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो इंटरसेप्टेड रेनफॉल है उसके रूप में बहुत सारा बारिश का जो हिस्सा है वो पेड़ पौधों के द्वारा कैच कर लिया जाता है और लंबे समय तक वो पानी टपकता रहता है और नदी में जो है रन ऑफ के रूप में वो पानी शामिल होता रहता है। फिर यदि स्लोप की बात करी जाए, यदि स्टीप स्लोप है तो हमारी कर्व भी जो है वो शार्प बनती है और यदि जेंटलर स्लोप है तो उस अवस्था में कर्व जो है वो स्मूथ बनती है। और यदि जो सोइल है वो सोइल इम्परमिएबल है यानी अपारगम्य चट्टानें वहाँ पर पाई जाती हैं
जैसा कि हम अर्बन एरिया के संदर्भ में देखते हैं, बारिश शुरू होती है, एकदम से जो है वो पानी चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बारिश बंद होती है वो पानी भी एकदम से जो है वो बंद हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये अवस्था जो है इम्परमिएबल के केस में डेवलप होती है। और यदि परमिएबल रॉक्स हैं उस एरिया में, यानी पारगम्य चट्टानें हैं, तो बहुत स्मूथ कर्व जो है ये विकसित होती है। एक बारिश, उसी बारिश को आप खेतों में जाकर ऑब्जर्व करें और उसी बारिश को आप बिल्टअप एरिया में आकर ऑब्जर्व करें, तो परमिएबल और इम्परमिएबल जो सोयल है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार से हाइड्रोग्राफ की शेप को प्रभावित करती हैं, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अगर यदि फैक्टर्स की बात करी जाए तो सबसे पहले जो फैक्टर प्रभावित करते हैं, यानी हमारा जो हाइड्रोग्राफ है उसकी शेप किस प्रकार की होगी, वो ऐसे स्मूथ कर्व के रूप में डेवलप होगा, स्टीप कर्व के रूप में डेवलप होगा, या बिल्कुल एक स्टीप कर्व डेवलप होगी, या स्टीपर और स्मूदर कर्व जो हैं वो डेवलप होंगी। किस प्रकार की कर्व का निर्माण होगा ये निर्भर करता है उस बेसिन की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और जिसमें सबसे पहले रिलीफ की बात करी गई है कि यदि स्लोप जो है वो स्टीप होगा, तो ऐसी अवस्था में जो कर्व है स्टीप पाई जाएगी। स्लोप जेंटलर होगा तो उस अवस्था में जो हमारा हाइड्रोग्राफ है वो स्मूथ जो है डेवलप होता है। और फिर यदि शेप की बात करी जाए बेसिन की, तो सर्कुलर शेप का यदि बेसिन होता है तो जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो भी काफ़ी लंबा उसमें जो है डेवलप होता है, और एक स्मूथ कर्व की डेवलपमेंट जो है उस अवस्था में देखने को सर्कुलर यदि हमारा बेसिन है, यानी बेसिन का साइज कुछ इस प्रकार का है, तो बहुत रैपिड ड्रेनेज जो है वो डेवलप होता है। और लेकिन यदि हमारा बेसिन कुछ इस प्रकार से इलोंगेटेड बेसिन पाया जाता है, तो उस अवस्था में जो कर्व है हमारी हाइड्रोग्राफ की वो भी काफ़ी जेंटलर जो है विकसित होती है। जियोलॉजी की बात करी जाए तो परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी की हम बात कर चुके हैं, यानी रॉक्स यदि ज्वाइंटेड हैं, फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं, तो पानी जो है वो रन ऑफ के रूप में कम डेवलप होगा, उन ज्वाइंट्स के थ्रू ज़्यादा परकोलेट करता है। और यदि वो रॉक्स जो हैं वो इम्परमिएबल हैं, बहुत कम रॉक्स जो ज्वाइंट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है बहुत स्टीप कर्व जो है वो हमारे हाइड्रोग्राफ की देखने को मिलेगी। फिर चट्टानों के प्रकार की बात करी जाए तो यहाँ पर भी इम्परमिएबिलिटी की जो है वो बात हुई है। और इसमें पोरोसिटी की देखिए यदि बात करी जाए तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ ऐसी सॉइल होती हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, यानी हम यदि अपने यहाँ पर जैसे लोमी सॉइल की बात करें तो वहाँ पर पानी जो बरसता है वो बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर जाती है। सैंड की बात करें जहाँ पर बालू रेत पाया जाता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि बारिश लंबी समय तक होती रहे तो मुश्किल से थोड़ा बहुत पानी जो है वो रन ऑफ के रूप में डेवलप होता है। लेकिन चिकनी मिट्टी के एरिया में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि वो जो सोयल पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से रन ऑफ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जो इनफिल्ट्रेशन है वो बेसिकली सॉइल के पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि दो पार्टिकल्स की देखिए यदि बात करें तो ये जो गैप है इन दोनों पार्टिकल के बीच में, इसको हम वॉइड स्पेस कहते हैं। और पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होता है उतना वॉइड स्पेस उनके बीच में ज़्यादा पाया जाता है। यानी बड़े बड़े पत्थरों को आप कुछ इस हिसाब से अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे इनके बीच में गैप ज़्यादा रह जाता है। लेकिन यदि इन छोटे छोटे पत्थरों को आप एक दूसरे से जोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि इनमें जो है वो वॉइड स्पेस कम है। जितना वॉइड स्पेस ज़्यादा होता है उतना इन्फिल्ट्रेशन रेट अधिक होता है, जितना वॉइड स्पेस कम होता है उतना इन्फिल्ट्रेशन रेट भी जो है वो कम पाया जाता है। फिर वेजिटेशन की यदि बात करी जाए तो वेजिटेशन के संदर्भ में पीछे डायग्राम में हमने देखा था कि जो फॉरेस्टेड एरिया होता है, वेजिटेशन जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर जो इंटरसेप्टेड रेनफॉल है उसका अमाउंट भी ज़्यादा हो जाता है। और इस अवस्था में उसका अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो रन ऑफ है वो लंबे समय तक डेवलप होता है और धीरे धीरे डेवलप होता है। एक स्मूथ कर्व की डेवलपमेंट जो है वो होती है। लेकिन यदि वो डिफॉरेस्टेड एरिया होता है, बेयर सोइल का एरिया होता है, तो बहुत तेज़ी से जो है वो रन ऑफ विकसित भी होता है और बहुत तेज़ी से रिसीड भी कर जाता है। तो बहुत स्टीप जो स्लोप है वो हाइड्रोग्राफ की डेवलप होती है। प्रिसिपिटेशन की बात करी जाए तो रेट और इंटेंसिटी पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है। यदि बारिश जो है वो लाइट रेन है और लंबे समय तक चल रही है, लॉन्गर ड्यूरेशन की रेन है, तो ऐसी अवस्था में बहुत स्मूथ कर्व डेवलप होती है। लेकिन यदि जो रेन स्टॉर्म है, बहुत तेज़ बारिश है, थोड़े समय तक होती है, तो स्टीप कर्व जो है वो डेवलप होती है।
स्नोफॉल के केस में भी ऐसा ही होता है कि स्नोफॉल की यदि बात करी जाए, जब तक स्नो मेल्ट नहीं होता है तब तक रन ऑफ वहाँ पर डेवलप नहीं होगा। हैवी स्टॉर्म के केस में भी हम बात कर चुके हैं कि ये वही अवस्था होती है। लंबी यदि बरसात की अवधि होती है तो भी कर्व जो है वो स्मूथ डेवलप होती है, लेकिन ये निर्भर भी करता है लेंथी रेनफॉल के केस में कि उस रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी कितनी है। यदि लेंथी रेनफॉल है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो एक बहुत हाई पीक जो है वो उस एरिया में उसका हाइड्रोग्राफ की हमें देखने को मिलती है। अब यदि देखिए बात करी जाए हाइड्रोग्राफ के सेपरेशन की, हाइड्रोग्राफ में देखिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो जनरली कहते हैं कि ये तीन चीज़ों में होता है। पहला एक होता है इसमें रन ऑफ, एक होता है इंटरफ्लो और एक होता है इसमें ग्राउंड वाटर रन ऑफ। और उसके बावजूद भी देखिए यदि बात करी जाए तो दो ही पोजीशन में इसको जो है जनरली हम अलग अलग करते हैं, एक रन ऑफ और एक बेस फ्लो के रूप में। बेस फ्लो आपने जो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का हमने ग्राफ देखा था। 1 नंबर पॉइंट था, 2 नंबर पॉइंट था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। ये जो 1 से 2 और 5 से 6 के बीच की अवस्था है ये बेस फ्लो होता है, जो ओरिजिनल वाटर कंटेंट होता है उस रिवर का। और 2 से लेके और जो 5 तक की अवस्था होती है ये बेसिकली रन ऑफ को विकसित करता है। तो एक हाइड्रोग्राफ को कैसे हम जो है वो अलग अलग कर सकते हैं, उसका सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स में उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ को लेके दो मेथड जो हैं वो सबसे पॉपुलर हैं। पहला मास्टर रिसेशन कर्व का मेथड है और दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो जिसमें 3 तरीके जो हैं वो शामिल किए गए हैं। पहला मास्टर रिसेशन कर्व की देखिए यदि बात करी जाए, उसके लिए हमें आवश्यकता होती है एक बहुत लंबी समय अवधि, यानी कई वर्षों तक यदि एक रिवर के डिस्चार्ज का हमारे पास हाइड्रोग्राफ होता है तो ऐसी अवस्था में उस रिवर का जो हाइड्रोग्राफ होता है उसमें कई सारी राइजिंग लिम और कई सारी रिसेशन लिम, कई सारी पीक जो है वो होती हैं। और ऐसी अवस्था में हमें करना क्या होता है कि जो सारी रिसेशन लिम्स हैं उन रिसेशन लिम को वहाँ से सेपरेट करना होता है और उसके बाद एक नए ग्राफ के ऊपर उनको प्लॉट करते हुए एक मास्टर रिसेशन कर्व जब हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो मास्टर रिसेशन कर्व जब किसी भी हाइड्रोग्राफ पे प्लेस करी जाती है उस रिवर की, तो वो हमें असल में उस पॉइंट के ऊपर जो है उस पॉइंट को बता देती है जिस पॉइंट से रन ऑफ और बेस फ्लो के बीच में अंतर जो है वो स्थापित होता है। इस डायग्राम में देखिए यदि हम देखें तो ये वाला जो चित्र दिखाया गया है ये कई साल का जो है हाइड्रोग्राफ का डेटा है। तो ये वाली रिसेशन लिम, ये वाली हर एक रिसेशन लिम को हम अलग अलग कर लेते हैं और फिर बाद में इनको ज्वाइन करते हुए एक मास्टर रिसेशन कर्व जो है इसको जब हम ड्रॉ कर देते हैं और ड्रॉ करने के बाद इस मास्टर रिसेशन कर्व को देखिए हम यदि जो है इस डायग्राम पे यहाँ लगा देते हैं तो ये रिसेशन लिम्ब को जिस पॉइंट पे टच करती है वो पॉइंट असल में हमारा रन ऑफ और बेस फ्लो के बीच का अंतर होता है। यानी इससे ऊपर का जो हिस्सा है वो रन ऑफ को डेवलप करता है और आगे का हिस्सा जो है वो बेस फ्लो को प्रदर्शित करता है। और इसके बाद देखिए यदि बात करी जाए तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है 1 2 3, तो मेथड 1 जो है वो कहता है कि बेस फ्लो को सेपरेट करने के लिए हम एक लाइन ऑब्टेन करते हैं जिनमें राइजिंग पॉइंट और जो रिसेशन पॉइंट है उन दोनों को हम मिला देते हैं। सिंपली यदि बात करी जाए यानी ये वाला जो हमारा केस है यहाँ पर हमारा राइजिंग लिम्ब था, ये हमारा रिसेशन लिम्ब था, तो सीधा इसको मिला दिया तो इसके ये वाला रन ऑफ हो जाता है और इधर जो बचता है वो हमारा बन जाता है बेस फ्लो। मेथड 2 जो है ये कहता है कि ये जो रिसेशन कर्व होती है ये पॉइंट ऑफ राइज जो होता है उससे पहले शुरू होती है और पीक से यानी ए बी से इसको हम जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यदि हम ड्रॉ करें कहाँ पर, टू द पॉइंट ऑफ एंड, जहाँ पर वो पॉइंट एंड हो रहा है रन ऑफ का, तो ए बी सी जो लाइन है वो बेस फ्लो को अलग कर देती है और मोस्ट वाइडली यूज्ड जो है ये मेथड बताया गया है। और इसमें देखिए यदि हम देखें तो इन्होंने कहा है कि ये वाली जो कर्व जहाँ पर जो है एंड होती है ये पॉइंट और ये पॉइंट के बाद जो है यदि इसमें बात करी जाए, यहाँ पर इस डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, यानी ये जो कर्व था यहाँ पर जो मिला था
यहाँ से आग पीक से हमने जो है एक लंब गिराया और इस पॉइंट ने उस लंब को जहाँ पर टच किया इसी एंगल के साथ, उसके बाद जो है सेम एंगल से हमने जब इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करी तो वो लाइन ए बी और सी की जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है या सेपरेट करती है रन ऑफ को और जो बेस फ्लो है उसको। यानी इस पॉइंट से पहले हमारा बेस फ्लो है और इस पॉइंट के बाद का भी जो है वो बेस फ्लो है। ये लाइन जहाँ पर यहाँ टच कर रही है ये असल में वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आके जो रन ऑफ है वो बंद हो जाता है और जो बेस फ्लो है वो केवल यहाँ पर जो है शामिल रहता है। मेथड 3 जो स्ट्रेट लाइन का है ये बताता है कि हम एक्स्ट्रापोलेशन जो है वो कर सकते हैं बेस फ्लो कर्व का बैकवर्ड और रिसेशन साइड टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन राइजिंग लिम्ब। जो राइजिंग लिम्ब पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहाँ से हम जो है एक इंटरपोलेशन कर सकते हैं, एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ए डी और ई जो लाइन होगी वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी बेस फ्लो को। यानी इन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है यानी यहाँ पर अब जो बेस फ्लो जो रन ऑफ रिट्रीट करना शुरू किया था यहाँ से हम एक लाइन जो है वो गिराते हैं और ए से जो है हम एक लाइन को यहाँ ड्रॉ करें और ये लाइन जो है फिर बाद में ई को जहाँ पर टच करती है ये वाला पॉइंट हमारा जो है वो बेस फ्लो को और हाइड्रोग्राफ में असल में जो रन ऑफ था उन दोनों के पॉइंट को जो है एक दूसरे से अलग करता है। तो ये कुछ मेथड हैं जिन मेथड्स के द्वारा हम हाइड्रोग्राफ को पूरा का पूरा जो हाइड्रोग्राफ है 2 भागों में बांट सकते हैं, बेस फ्लो में और जो रन ऑफ है उसमें। हालांकि जो बेस फ्लो होता है वो रन ऑफ के समय पर भी जो है वो शामिल होता है उसके अंदर, लेकिन हाइड्रोग्राफ जो है ये वाला जो हिस्सा माना जाता है हाइड्रोग्राफ का, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो बारिश का है, रन ऑफ का है। और ये वाले जो 2 हिस्से हैं ये वो है जिसमें रन ऑफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि बेस फ्लो का जो है वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मेन तौर पे मुख्य तौर पर पाया जाता है। तो हाइड्रोग्राफ को लेकर हमारा डिस्कशन यहीं तक है और मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके कोई भी सवाल हैं आप बेझिझक होके उनको कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, उसके जवाब मेरे द्वारा बहुत जल्दी जो है वो दिए जाएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।